नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का समय टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेशन का समय होता है। इस समय आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह लेके उपस्थित होता हूँ। चलिए, तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी लोग तेजी से एक बार जो है रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है। चलेंगे, तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे आप सभी लोग। यदि आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और चलेंगे आज के अपने सेशन की तरफ। दोस्तों, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम लोग जो है आज वर्ष 2011 में जो आपकी टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को करेंगे आप लोग। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, वीरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, करनाकर जी, राकेश जी, रीता जी, सभी लोग जो है कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। आवाज क्लियर मिल रही है आज आप लोगों को? थोड़ी सी जो है वो माइक में इशू आ गई थी, जिसकी वजह से क्लास को उस दिन हम लोगों को बीच में रोकना पड़ा था। चलिए दोस्तों, तो रात के 9 बजे आप सभी को पता है कि आपके टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है। दोपहर के 12 बजे दोस्तों आप सभी के लिए ज्योग्राफी की क्लास होती है। आप लोग ज्योग्राफी, जिन लोगों का सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है, वो लोग आवश्यक रूप से जो है वो 12 बजे ज्योग्राफी की क्लास को ज्वाइन करें। साथ ही यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपसे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के और ज्योग्राफी के प्रश्नों का टॉपिक वाइज जो है आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। इससे आप लोगों को जो है काफी सारी चीजें इस सेशन में एक जो है वो नई चीज मैं कर रहा हूं कि जब टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को करा रहा हूं तो प्रत्येक टॉपिक से आप लोगों के सारे प्रश्नों को कराऊंगा और लास्ट में जो है 10 मिनट में हम लोग बहुत ही तेजी के साथ उस टॉपिक को देखेंगे कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, उस टॉपिक में हमारे पास कंटेंट क्या अवेलेबल है, हमको कितनी चीजों को पढ़ना है, ताकि हम लोगों जो है वो हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाए उनको कर पाए। तो इन सब चीजों का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे मात्र 5 से 10 मिनट में, यानी टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे और टॉपिक से जो है वो संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ आवश्यक रूप से जुड़िए। मैं इस चीज को जो है पॉलिटिकल साइंस में भी करना चाहता हूं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाने पे फोकस करिए। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को जो है अभी आपके पूरे पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कराऊंगा और उसमें आपके टॉपिक के कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करूंगा। पहले क्वेश्चन को करेंगे, हाफ सेशन में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे एक टॉपिक के, और उसके बाद के हाफ सेशन में जो है उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे तो ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी। आते हैं आज के क्वेश्चन पेपर पे, और आज के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे उतनी ही तेजी से हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, एक दो बार नहीं, कम से कम दसियों बार इन प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। तो बहुत समय आप लोगों को जो है वो लेने की आवश्यकता नहीं है। तेजी से हम लोग जो है रैपिड फायर राउंड करेंगे कि हम लोग कम से कम समय में अपने सेशन को कंप्लीट कर सकें। चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपको दिया है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हुआ है? आप लोगों को बताना है भैया, तेजी से उत्तर करिएगा। चले, तो आप सभी का उत्तर जो है अनुच्छेद 324 के लिए आएगा। इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आपके जो है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत ही आपको जो है देखने को मिलेगा कि इसमें निर्वाचन आयोग में जो है जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त की जो है वो नियुक्ति करता है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला दिया है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? आपको बताना है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक। आपको लॉक दिया है, रूसो दिया है, स्पेंसर दिया है और गार्नर दिया है। आपको तेजी से उत्तर करना है। चलें,
तो आप सभी का उत्तर इसमें लॉक के लिए आएगा। सामाजिक समझौते सिद्धांत में जो है सीमित संप्रभुता की अवधारणा का समर्थन लॉक महोदय कहते हैं, और सीमित संप्रभुता की अवधारणा के तहत जो है वो राज्य को सिर्फ आवश्यक कार्य करने की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। यह जो है चूंकि लॉक का मानना था कि मनुष्य को जो है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राज्य का जो है अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो राज्य के जो है ऐच्छिक और आवश्यक दो तरीके के कार्य होते हैं। लॉक का मानना था भैया राज्य जो है सिर्फ और सिर्फ आवश्यक कार्यों का जो है वो संपादन करेगा, इससे मनुष्य के अधिकार जो होंगे वो सुरक्षित रहेंगे, इसलिए सीमित संप्रभुता की अवधारणा का समर्थन इनके द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया है, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक था, किसने लिखा है नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय? आपको बेंथम दिया है, मिल दिया है, रूसो दिया है और स्पेंसर दिया है, किसी एक को चुनिए। चलें, आप लोग अनावश्यक बातचीत न करें, आप लोग पहले बातचीत करते हैं और बाद में आप लोग विवाद करते हैं, तो आप लोग जो है वो फोकस रहिए सेशन पे। चलें, इंट्रोडक्शन टू द मॉरल्स, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, इस पुस्तक का जो है वास्तविक नाम जो है वो आपके है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी भैया? तो ये आपके बेंथम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, यदि लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? लॉक ने किया था, बेंथम ने किया था, रूसो ने किया था या मिल ने किया था? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलें तेजी से। तो आप सभी का उत्तर जो है इसमें आ रहा है बेंथम के लिए। जो लोग अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो भैया यह जो है वो ध्येय वाक्य किस वाद का है? तो आप सभी को पता होगा कि आपके बेंथम ने उपयोगितावाद, उपयोगिता उपयोगितावाद की अवधारणा में जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो है वो बात की थी कि राज्य को जो है अपने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए जो है वो कार्य करना चाहिए। या आपका उत्तर जो होगा बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला दिया है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, नमक कानून को तोड़कर, कर चुनने से मना करके या राष्ट्रीय शालाएं खोलकर? चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चले भैया, तो आप सभी को पता है दोस्तों, डेट आप लोगों को पिछली भी क्लास में मैंने बताया था, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को जो है वो साबरमती से, साबरमती आश्रम से जो है ये जो है निकले और दांडी जो है इनको पहुंचना था, तो 24 दिनों की कुल इन्होंने यात्रा की। 24 दिन की यात्रा करने के पश्चात जो है 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को ये जो है दांडी पहुंचे और वहां पे नमक कानून जो है इन्होंने तोड़ दिया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दांडी पहुंचकर जो है वहां पे नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। तो आपका उत्तर जो होगा बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं नमक कानून को तोड़ के। 6 अप्रैल 1930 से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 12 मार्च से आपके जो है दांडी यात्रा शुरू होती है। 24 दिन का कुल समय लगता है। आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला दिया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स दिया है, प्लेटो दिया है, मिल दिया है और बेंथम दिया है, किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा।
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा आपने जो है वो मार्क्सवाद में पढ़ी होगी। मार्क्सवाद का जो है मूल सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुसार यदि आप बात करेंगे तो भैया क्या है अतिरिक्त मूल्य? तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि श्रम मूल्य, यदि आप अपने श्रम मूल्य में से जो है आप बाजार मूल्य को घटाएंगे, मान जो है हमेशा क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। या आप यूं कह लीजिए कि बाजार मूल्य में से जो है वो श्रम मूल्य को घटा लीजिए, तो आपको जो इसमें अतिरिक्त यानी जैसे मान लीजिए कि आपने जो है दिन भर काम करके 100 रुपए कमाया और बाजार में गए अपने दिन भर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान खरीदने के लिए, और आपको सामान खरीदना पड़ा कितने का भैया? 150 रुपए का। तो आपको -50 रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। तो आपके बात किसकी की जा रही थी? प्लेटो ने कहा था भैया कि ये जो 50 रुपए है ये 50 रुपए लाभ है, और यह लाभ जो है वो पूंजीपति का हथियार है जिसके माध्यम से यह जो है वो क्या करता है? शोषण करता है श्रमिकों का। ठीक है? यदि जो है श्रमिक को 150 रुपए में उसकी आवश्यकता की वस्तु मिल रही है पूरे दिन की, तो उसे जो है पूरे दिन कार्य करने के लिए 150 रुपया ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को अतिरिक्त मूल्य कहा था किसने? कार्ल मार्क्स ने। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। यह कथन किसका है? आपको टी.एच. ग्रीन का, बेंथम का, मनु का या कौटिल्य का? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। चलें, तो भैया चोरी का पता लगाने में यदि राजा असमर्थ होता है तो यह क्या है? पाप के समान है। इसको पाप माना था मनु महोदय ने। मनु स्मृति में इसका उल्लेख मिलेगा। उत्तर सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक था। कौन था भैया प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक? आपको रूसो दिया है, मनु दिया है, कौटिल्य दिया है और अरस्तु दिया है। किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। प्राण रक्षण सिद्धांत चलेंगे। चलिए, श्याम सुंदर जी गुड इवनिंग। गुड नाइट बोला जाता है जब आप सेशन से विदा ले रहे हो, सेशन छोड़ के जब जा रहे हैं। पहला अभिवादन जो होता है आप गुड इवनिंग कर सकते हैं। चलेंगे तेजी से। सब लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं भैया, मैक्सिमम लोग। तो आपके जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें प्राण रक्षण का जो है सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। अपने प्राणों की रक्षा से संबंधित अवधारणा है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। चलिए, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, स्टेटमेंट किसका है? आप लोगों को बताना है। हेगल का, गांधी का, मील का या आपके बेंथम का? चारों में से एक को चुनिए। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। चलें, तो आसान सा स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी जो है वो परमात्मा को सत्य और सत्य को परमात्मा मानते हैं। उत्तर बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। इसमें कुछ भी नहीं है समझाने वाला जो मैं आपको समझाऊं। हाँ, चलिए अगला प्रश्न दिया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया था फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या कनाडा के संविधान से? तेजी से उत्तर करेंगे। चलेंगे। चलें, तो सबका उत्तर जो है इसमें यूएसए के संविधान से आएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यूएसए के संविधान से जो प्रमुख चीजें हम लोगों ने ली थी वो क्या क्या लिखी हैं भैया? क्या क्या लिया हम लोगों ने? वो लिया है आपका संवैधानिक सर्वोच्चता। संवैधानिक सर्वोच्चता की यदि हम लोग बात करते हैं, यानी संविधान ही सर्वोच्च है। हम लोग हमारे यहाँ जो है वो संविधान को सर्वोच्च माना गया है, वहीं इंग्लैंड में जो है वो संसद को सर्वोच्च माना गया है।
तो संवैधानिक सर्वोच्चता का की जो अवधारणा है ये यूनाइटेड स्टेट से हम लोगों ने ग्रहण की थी। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में आपको देखने को मिलेगा। महाभियोग की प्रक्रिया जो है हम लोगों ने यहाँ से ली थी। हम लोगों ने उपराष्ट्रपति प्लस सुप्रीम कोर्ट के यानी एससी के न्यायाधीश की यदि बात करते हैं, इनको जो है वो इनको हटाने की जो विधि है, ये हम लोगों ने जो है वो कहाँ से ली है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है संवैधानिक सर्वोच्चता, महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की विधि, यह सब कुछ हम लोगों ने कहाँ से लिया? आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा का जन्म होता है 1803 में अमेरिका में। एक जो है वाद आता है जिसे मार्बरी बनाम मेडिसन राज्यवाद कहा जाता है। 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन राज्यवाद में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था भैया मार्शल महोदय के द्वारा जो है इस अवधारणा को जन्म दिया गया, जिसको जो है हम लोगों ने 1947 में जब हम लोग जो भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को के साथ जो है आपके न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को भी हम लोगों ने अपना लिया। उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला जो होगा प्रश्न, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है भैया, अरस्तु का, प्लेटो का, गैटिल का या जे.एस. मिल का, चारों में से एक को चुनिए। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, आप लोगों को बताना है। अरस्तु, प्लेटो, गैटिल या जे.एस. मिल, कौन कहता है भैया? थोड़ा सा तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। सुरन जी का सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। चलिए, तो जो लोग इसमें गैटिल की बात करेंगे, आप लोग यदि इतना समय लगाएंगे, ये प्रश्न आप लोगों के लिए नए तो होंगे नहीं, और मैंने जो है अपने व्यक्तिगत रूप से अपने सेशन में प्रत्येक प्रश्न को कम से कम जो है 7 से 10 बार, तो मैंने आप लोगों को कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो 7 से कम कराया हो, 7 बार से और 10 बार। तो 7 से 10 के बीच में हर प्रश्न को मैंने आप लोगों को कराया है, तो आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए। गैटिल का स्टेटमेंट है कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के जो है अधिकार निश्चित करता है। राज्य का जो कार्य है वह अपने कार्यों को निर्धारित करना और मनुष्य के जो है या नागरिकों के जो है अधिकारों को निश्चित करना है। यह गैटिल का विचार है, सी विकल्प के लिए सही होगा। चलिए बबीता जी, गुड इवनिंग। अगला प्रश्न आपको जो दिया है वह दिया है कि लिखित तथा अलिखित संविधान में भेद मात्रा का है, गुणों का नहीं। कौन मानता है भैया, या किसका विचार है या कि लिखित और अलिखित संविधान में जो है भेद या अंतर जो है वो मात्रा का है, गुणों का नहीं है? आपको अरस्तु दिया हुआ है, गार्नर दिया हुआ है, जे.एस. मिल दिया है और लास्की दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करेंगे लिखित और अलिखित संविधान के लिए। चलें, तो यदि लिखित संविधान की हम बात करते हैं, तो लिखित संविधान आपको जो है कहाँ-कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट में आपको जो है प्रमुख रूप से मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल जरूरी होते हैं देख लेने के लिए। यदि अलिखित संविधान की बात करते हैं, तो यह आपको जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है भैया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आपको जो है अलिखित संविधान या विकसित संविधान जो है आपको वहां पे देखने को मिलता है। आप लोग इस प्रश्न के लिए सब लोग जो है बी विकल्प की बात कर रहे हैं, गार्नर महोदय की बात कर रहे हैं। चलिए भैया, तो जो लोग इसमें गार्नर का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। गार्नर महोदय ने कहा था कि लिखित और अलिखित संविधान के बीच जो है वो मात्रा का भेद नहीं है, मात्रा का भेद नहीं है, माफ करिएगा, मात्रा का भेद है, गुण का भेद नहीं है। यानी मात्रा के भेद को स्वीकार किया है, लेकिन गुण, दोनों के गुण जो है एक ही है। दोनों का गुण क्या है भैया? तो दोनों का गुण है जनता का कल्याण, जनता का कल्याण, या जनता शब्द से जो है उपयुक्त होगा नागरिक का। नागरिक के जो है अधिकारों को सुनिश्चित करना या नागरिक के जो है कल्याण को सुनिश्चित करना, दोनों संविधानों का जो है वो क्या है? गुण है। जबकि इसमें मात्रा में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। भारतीय संविधान में जो है यदि आप देखेंगे तो मूल संविधान में
95 अनुच्छेद जो है वो देखने को मिलते थे, जबकि ब्रिटिश संविधान जो है वो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते। चलिए, तो आपका उत्तर इसमें जो है बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक चीज समझिए कि अलिखित संविधान होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अलिखित संविधान कहने का बस इतना सा अर्थ होता है कि यह जो है पहले एक ड्राफ्ट नहीं तैयार किया गया, ठीक है। धीरे-धीरे समय के साथ जैसे-जैसे जो है वो समय बीतता गया, हमारे रीति-रिवाज में जो चीज़ें शामिल थी उसको इसमें हम लोगों ने शामिल किया, जो हमारे परंपराओं में हमारे रक्त संबंध के माध्यम से जो चीज़ें विकसित संविधान की जो है विशेषता आप लोगों ने पढ़ी होगी। साथ में जो है जिन-जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, जो निर्णय जो है वो राज्य के हित में किए जाते रहे हैं, उनको जो है वो ज़रूर नोटिफ़ाई किया जाता है, लिखा जाता है। इस अलिखित संविधान कहने का ये आशय बिल्कुल नहीं होता है कि जो है वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं। सब कुछ लिखा हुआ है, बस जो है देश के स्वतंत्र होने के समय जो है या एक बार सभी चीज़ों को लिख के उसको लागू करवाने का प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या फ्रांस में? चलें, रवि तिवारी जी, गुड इवनिंग। आप लोग थोड़ा-सा संख्या बढ़ाने पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा-सा प्रयास करिए, निवेदन है आप सभी से। चलें, तो यदि भैया भारत में बात करेंगे, तो आपको जो है वो संसदीय व्यवस्था आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ठीक है। ब्रिटेन की यदि बात करेंगे तो एकात्मक व्यवस्था, और फ्रांस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो संयुक्त व्यवस्था या मिश्रित व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो उत्तर आपका जो होगा वो बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएँगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की विशेषता क्या है? आपको संघीय शासन की विशेषता दिया हुआ है। लिखित संविधान, एकारी नागरिकता, एक सदनीय विधायिका, केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। चलें, तो संघीय शासन कहाँ पे होता है भैया? संघीय शासन ऐसी जगह पे होता है जहाँ आपको जो है 2 इकाई देखने को मिलेगी। एक भैया आपको केंद्र मिलेगा, केंद्र सरकार होगी एक, और एक राज्यों की सरकार होती है, यानी राज्य सरकार होती है। तो जब राज्यों के जो है वो मिश्रण से हमको मिला के केंद्र सरकार बनाते हैं या केंद्र सरकार का निर्माण होता है, तो ऐसी स्थिति में उस ऐसी व्यवस्था को जो है हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे राज्यों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। सरकार 2 स्तर की आपको देखने को मिलेगी, एक केंद्र स्तर की सरकार, एक राज्य स्तर की सरकार, और इसको जो है वो सुचारू रूप से संचालित होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो दोनों शक्तियों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का जो विभाजन है वो स्पष्ट होना चाहिए। भारत में यह विभाजन आपको संविधान में जो है वो किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो संविधान में कहाँ पर किया गया है? तेजी से कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ूँगा। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ पर किया गया है? या किस शीर्षक से केंद्र व राज्य? चलिए, रवि तिवारी जी का उत्तर आ रहा है। बाकी लोग भी उत्तर करिए। क्या साथ? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो केंद्र व जो है वो राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो आपका उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन-सी शासन प्रणाली है? आपको दिया हुआ है संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तेजी से उत्तर करेंगे।
शासन प्रणाली आपसे पूछा हुआ है। आप लोग सी की बात कर रहे हैं, तो यह भैया भारतीय जो संघ का जो है वह स्वरूप है। ठीक है, आपसे शासन प्रणाली पूछी गई है, तो शासन प्रणाली जो भारत की है वह है संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में आपको संसदीय शासन प्रणाली मिलेगी, तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? कितने क्षेत्रों में जो है राजनीति विज्ञान को वर्गीकृत किया? आप लोग उत्तर करेंगे अनुच्छेद माफ करिएगा, वर्ष 1948, 1949, 1950, 1951 में से एक को चुनिएगा। चलें, यूनेस्को के द्वारा। चलो भैया, बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर जो है यूनेस्को के द्वारा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को वर्ष 1948 में निर्धारित किया गया। कम से कम 5 बार तो मैंने आपको नोट कराया होगा कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं। यदि अभी भी आपको ध्यान नहीं है तो ये ठीक बात नहीं है। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए और ढूँढने का प्रयास करिए। हर बार मैं आपको बताता हूँ, हर बार आप लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर करके चले जाते हैं। चलिए भैया, आगे आते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन-सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? कौन जो है निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? आप लोगों को बताना है। चलें, लास्की, गार्नर, गैटिल और सीले में से किसी एक को चुनना है आप सभी को। चलें, तो जो लोग इसमें सीले की बात कर रहे हैं भैया, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। सीले के साथ जो है कुछ और विद्वान है, जिसमें नाम आता है किसका? विलोबी का। विलोबी। और एक और नाम आता है डिग्विट। सीले, विलोबी और डिग्विट, ये 3 जो है प्रमुख ऐसे विचारक हैं, जो राज्य के जो 4 तत्व बताए गए हैं, उसमें से एक निश्चित भूभाग को जो है ये स्वीकार नहीं करते हैं। ये कहते हैं भैया कि यह राज्य के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है। तो डी विकल्प के साथ जाइएगा, उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, रवि जी का उत्तर आया सीले, विलोबी, डिग्विट। उनकी भी बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलें, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, थोड़ा-सा कभी-कभार भाव आप लोग समझ लिया करिए। ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोग इसको, यदि किसी से कोई एरर हो जाता है, कोई टाइपिंग एरर हो जाए, तो आप उसको इंडिकेट करें। ठीक है? समझ जाइए कहना क्या चाहते हैं। इतने तो पढ़े-लिखे समझदार हो ही गए हैं आप लोग। जब आप लोग टीचर बनेंगे, तो आपको भी जो है बच्चों की भावनाओं को समझना पड़ेगा कि बच्चा जो है किस भावना के साथ कोई चीज़ लिख रहा है। आपको उससे अनुमान, बहुत सारी चीज़ें बच्चे गलत करते हैं। उन गलतियों को आपको जो है पहचानना पड़ेगा, उसमें सुधार भी करना पड़ेगा। तो ये काम आप बच्चों के साथ करिएगा आप लोग, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है या व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है? यह कथन किसका है? आपको दिया हुआ है गार्नर, अ, गिडिंस, ब्लंटसली और आपको लीकॉक में से एक को चुनना है। समझा नहीं मैं आपकी बात को। चलिए, उत्तर करिए। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है या व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है? किसने कहा था भैया?
जी, बिल्कुल। चलें भैया, तो सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है। यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। गार्नर का स्टेटमेंट है, आप सभी को पता है, गार्नर महोदय ने कहा था। यदि हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य जो है आप सभी को पता है, यह अमूर्त संस्था है। यह आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कार्य जो है वो राज्य के ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत है। तो उन ज़िम्मेदारियों को पूरा कौन करेगा? तो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्य के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, एक मूर्त संस्था का निर्माण किया जाता है, जिसे कहा जाता है सरकार। सरकार जो है एक मूर्त संस्था है, ठीक है? इसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के समूह के द्वारा जो है वो मिलके राज्य के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तो आपका उत्तर गार्नर के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग गार्नर के साथ जा रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है कि द ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? आपको बेंथम दिया हुआ है, हेनरी मैन दिया है, रूसो दिया है और लीकॉक दिया माफ़ करिएगा, लॉक दिया है। चारों में से एक को चुनना है और तेज़ी से उत्तर करिएगा। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आप लोगों को। और अब जो है आप लोगों को लाइव सेशन में ही ये जो आप लोग यूट्यूब पे क्लास देख पा रहे हैं, ये सिर्फ आपको लाइव सेशन में मिलेगी। लाइव सेशन खत्म होने के बाद ये क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। तो आप लोग लाइव सेशन को जो है अटेंड किया करिए। लाइव सेशन के बाद से क्लास को मैं डिसअपीयर कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा उसको। चलिए, तो भैया द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट की यदि बात करते हैं, तो जो है इम्पोर्टेंट पुस्तक है, लॉक के द्वारा लिखी गई है। उत्तर आप सभी का जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें द ट्रीटीज लिखा हुआ है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट इस पुस्तक का नाम कहीं कहीं लिखा जाता है। उत्तर आपका जो होगा डी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है स्वतंत्र मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है, किस विचारक का है? आप लोग करिए। रूसो दिया है, गार्नर दिया है, ग्रीन दिया है और बोसांके, चारों में से एक को। जी, तो बिल्कुल अब आज से आप लोगों को जो है कोई भी क्लास ऑफलाइन यानी लाइव के बाद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। मुझे थोड़ा बहुत, अब जिन लोगों को बाद में देखना होगा, वो लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद की एप्लीकेशन पे जाएँगे और वहाँ से आप लोग मेंबरशिप परचेज़ करेंगे और वहाँ उसके बाद आप लोग सारी क्लासेस देख पाएँगे। चलें भैया, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु पग-पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र जो है वो पैदा होता है, लेकिन जंजीरों से जकड़ा होने का मतलब क्या होता है? बँधा होना। तो जंजीर से भी बाँधा जा सकता है, रस्सी से भी बाँधा जा सकता है। तो आप लोग जो है, यदि एक राइमिंग वर्ड बना लें कि बाँधने का कार्य रस्सी या रूसो, ठीक है? तो रूसो के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु पग-पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, बँधा हुआ है। बाँधने का कार्य रस्सी द्वारा या रूसो द्वारा किया गया। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन किस विचारक का है? गांधी का, ग्रीन का, अरस्तू का या लॉक का? चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन किस विचारक का है? चलें वीरेंद्र जी, गुड इवनिंग। चलें भैया, तो जो लोग इसमें ग्रीन मॉडल टीएच ग्रीन की बात करेंगे, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। तो आपका उत्तर इसमें ग्रीन के लिए सही होगा। जितने सारे लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर सही है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतांत्रिक समाजवादियों का या व्यक्तिवादियों का? तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे।
चलें भैया। तो भैया राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में यदि आप देखते हैं, ठीक? यदि समाजवादियों की बात करते हैं भैया, तो समाजवादी जो है वो राज्य को बुराई के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि यह राज्य के द्वारा ही सभी तरह के नियंत्रण को स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है? यह राज्य को समाजवादियों की बात करें, वैज्ञानिक समाजवादियों की, चूँकि यहाँ पे समाजवादी और लोकतांत्रिक समाजवादी दिया है। तो यहाँ पे समाजवादी कहने का मतलब हो गया वैज्ञानिक समाजवादी, तो ये राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं। जो आपके लोकतांत्रिक समाजवादी हैं, यह समानता ले आने के लिए राज्य को अधिकार देना चाहते हैं। तो ये भी जो है राज्य को के सकारात्मक पक्ष को ये देखते हैं, नकारात्मक पक्ष की बात ही नहीं करते हैं। साम्यवादी जो है वो राज्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं। व्यक्तिवादियों की बात करेंगे तो व्यक्तिवादियों का मानना है कि चूंकि आप सभी को पता है कि व्यक्तिवाद के केंद्र में जो है वो व्यक्ति है, राज्य का कार्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है, तो व्यक्तिवादी मानते हैं कि भैया राज्य जो है हमारे लिए एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। आवश्यक की बात की जाए तो क्यों है भैया? रक्षा करने के लिए। रक्षा के लिए जो है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, और व्यक्ति के ऊपर जब यही राज्य जो है नियंत्रण करने लगता है, यदि आपको किसी से किसी की रक्षा करनी है तो किसी न किसी के ऊपर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति रक्षक के रूप में कार्य करता है तो यह जो है एक आवश्यक अंग है, हमारे लिए एक आवश्यक वस्तु है। लेकिन जब यह नियंत्रण करने लगता है व्यक्ति पे, चूंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि भैया ये अपने नियंत्रण के स्वभाव की वजह से जो है यह एक बुराई बन जाता है। तो दोनों को एक साथ ये लेके चलते हैं, आवश्यक भी है, बुरा भी है, छोड़ के नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन किसका है? मैकाइवर, गार्नर, गैटिल और टीएच ग्रीन। यह स्टेटमेंट जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर में ही कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है। चलें, रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य। चलें, तो रक्त संबंध से क्या बनेगा भैया? समाज बनेगा, और यही समाज जो है धीरे-धीरे किसमें परिवर्तित हो जाएगा? राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। कौन कहता है? मैकाइवर महोदय कहते हैं। उत्तर आपका ये विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको दिया है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। कौन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक? आपको स्पेंसर दिया है, जेम्स मिल दिया है, कार्ल मार्क्स दिया है और लूथर दिया है। चलें भैया, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के लिए उत्तर करिए। चलेंगे। सभी लोग सी विकल्प की कार्ल मार्क्स की बात करते हैं भैया। वैज्ञानिक समाजवाद क्यों आया था? क्यों दिया था कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा? तो वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? आपके जो है सामाजिक व आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हेतु। चूंकि जो वर्तमान समाज था कार्ल मार्क्स के समय की यदि हम बात करें, तो वहां पे जो है वो पूंजीपतियों का एकाधिकार हो गया था। राज्य में 2 वर्गों का जन्म हो गया था, एक तो पूंजीपति और दूसरे श्रमिक। मार्क्सवाद के तहत जो है एकाएक साम्यवाद की स्थापना नहीं की जा सकती थी, या एकाएक जो है मार्क्सवाद को स्थापित नहीं किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में क्रांति हो जाती है। तो मार्क्स ने कहा कि भाई पहले आपको जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा को लागू करना पड़ेगा, जिसमें जो है वो क्या करेगा? व्यक्ति क्रांति करेगा और अपनी व्यवस्था को संचालित करना सीखेगा। इससे क्या होगा? समाज में जो है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न होगा। तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा जो है कार्ल मार्क्स ने आपके सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के लिए दिया था, न कि जो है वो
मार्क्सवाद को एकाएक स्थापित कर दिया था। एकाएक स्थापित नहीं होता है, मार्क्सवाद धीरे-धीरे स्थापित होने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन और स्टालिन में से एक को चुनना है। चलें, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। चलें, तो साम्राज्यवाद को ध्यान रखिएगा। साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण किसने बताया? लेनिन ने बताया था। तो आपका उत्तर जो होगा वो लेनिन सी के लिए सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। बहुत बार करा चुका हूं। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश आपको पूछा गया है। भारत, चीन, पुर्तगाल और टर्की में से किसी एक को चुन लीजिए। कहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है? चलें, चलें, तो भारत में आपको जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी। कौन-कौन से सदन भैया? एक तो जो है आपकी लोकसभा आपको देखने को मिलेगी और दूसरा सदन जो है जिसे राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं भैया? जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन। और राज्यसभा को हम लोग जो है राज्यों की सभा कहते हैं। राज्यों की सभा ऑब्लिक सदन, ध्यान रखेंगे। तो यह दो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है आपको कहाँ पे मिलेगी? भारत में देखने को मिलेगी। चीन में, टर्की में, पुर्तगाल में, यहाँ पे आपको जो है वो सिंगल पार्टी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलें, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? राज्यसभा के चुनाव में किस विधि का प्रयोग होता है? प्रत्यक्ष विधि का, अप्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तेजी से उत्तर करिएगा आप लोग। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तेजी से कमेंट करके बताएंगे। चलें, ए विकल्प के लिए, बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चले, बहुत बढ़िया। तो यदि हम लोग बात करेंगे भैया किसकी? राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो है अधिकतम संख्या कितने निर्धारित की गई है? 250। ये 250 लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का मतलब क्या हो गया? जनता सीधे इनका चुनाव नहीं करती है। इनको जो है वो जनता के प्रतिनिधि, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा, हमारे द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता है वो प्रतिनिधि जो है वो क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसलिए इसको जो है अप्रत्यक्ष विधि जो है वो कहा जाता है। डायरेक्ट इसमें जो है जनता भाग नहीं लेती है। प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जिसमें सीधे जनता भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं जिसमें जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा जो है किसी का चुनाव किया जाता है, न कि जनता सीधे भाग लेती है। तो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको जो दिया है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है किसने जो है सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आपको रूसो दिया है, मनु दिया है, कौटिल्य दिया है और गांधी दिया है। किसी एक को चुनिएगा। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे सप्तांग सिद्धांत के लिए। चलें, तो राज्य के सप्तांग अवधारणा की यदि बात करेंगे, सप्तांग सिद्धांत की बात करेंगे, तो कौटिल्य महोदय ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है वो सप्तांग सिद्धांत की बात की थी। आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें कौटिल्य महोदय के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। सातों अंगों के नाम याद है आप सभी को? पिछले 3 सेशन में तो मैंने आप लोगों को हर बार बताया है। याद है या नहीं? बस इतना बता दीजिए। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। चलिए, कथन किस विचारक का है? आपको वर्गीस दिया है, डुग्बी दिया है, जॉन बोधा दिया हुआ है और जेलिनेक दिया है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। भैया बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आप लोग उत्तर करेंगे।
चलें भैया। तो संप्रभुता की अवधारणा के जनक के रूप में जो है आपको जया बोधा को जाना जाता है या जॉन बोधा को जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में जो है वो संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया और इन्होंने कहा कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उत्तर जो है आपका इसमें सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन ऑस्टिन, प्लेटो, अरस्तु और गार्नर में से एक को चुनिएगा। विधि शास्त्र पर व्याख्यान। जी। तो भैया विधि शास्त्र पर व्याख्यान या लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक का नाम पढ़ा होगा। इंग्लिश में इसे लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। हिंदी में इसे जो है विधि शास्त्र पर व्याख्यान, जो आपके जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। ये विकल्प आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक है कौन है भैया? लास्की है, गार्नर है, रूसो है और हॉब्स है। किसी एक को चुनिएगा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? चलें तो आसान सी पुस्तक है। जो लोग इसमें लास्की का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। लास्की महोदय के द्वारा जो है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, अगला दिया है, कानून संप्रभु की आज्ञा है स्टेटमेंट किसका है भैया? चलें, कानून संप्रभु की आज्ञा है लॉक का, रूसो का, ऑस्टिन का या गार्नर का? कौन ऐसा विचारक है जो कानून को संप्रभु की आज्ञा मानता है? चले, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग जॉन ऑस्टिन की बात कर रहे हैं। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि कानून जो है वो संप्रभु की आज्ञा है या संप्रभु का आदेश है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है भैया? स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम बताया किस विचारक ने? रूसो ने, सीले ने, लॉक ने, मॉन्टेस्क्यू ने। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्टेटमेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, सीले महोदय का स्टेटमेंट है। जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। आपको दिया हुआ है लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का या ग्रीन का। चलिए भैया, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, किसका विचार है? चलें, तो स्वतंत्रता की समस्या का हल कौन बताता है भैया? प्रोफेसर पोलार्ड बताते हैं। क्या बताते हैं कि यह समानता में निहित है। सब एक समान हो जाएंगे, इसका मतलब सब स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल जो है वो समानता में निहित है। ये प्रोफेसर पोलार्ड का स्टेटमेंट है। सी विकल्प के लिए सही होगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन है आपको यदि नागरिकता प्राप्त करनी है? तो इसमें से साधन कौन सा है? जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, प्रधानमंत्री की कृपा पर? चलें, भारतीय संविधान के यदि भाग 2 की बात करते हैं हम लोग, तो भाग 2 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसमें आपको जो है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद मिलेंगे, जिसमें जो है वो नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान करने के लिए जो है वो संसद सक्षम है। संसद जो है वो समय-समय पर विधि बनाकर
नागरिकता जो है वो प्रदान कर सकती है। हालाँकि जो हमको विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में से हमको जन्म के आधार पे हम यदि मान लीजिए हम भारत में रह रहे हैं स्थायी रूप से, हमारे माता-पिता जो है यदि भारत के हैं और हमारा जन्म भारत में होता है, तो हम स्वतः ही जो है वो भारत के नागरिक हो जाएँगे, इसके लिए कोई फ़ॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्य जो है वो विधियाँ संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उत्तर आपका जो होगा इसमें ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था भैया? 1960 में, 1955 में, 1975 या 1980? चारों में से एक को चुनिएगा नागरिकता अधिनियम के लिए। चलें तो जो है प्रारंभ में जो है वो भारत में नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया था, वो वर्ष 1955 में पारित किया गया था। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र की परिभाषा किसकी है? वर्ल्ड वाइड फेमस स्टेटमेंट है। कक्षा 6 के हर बच्चे को, क्लास 5-6 में पढ़ने वाले बच्चों को भी ये स्टेटमेंट याद रहता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है कहा गया था कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। इसे डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र का सबसे अच्छी परिभाषा के रूप में इसे जो है वो मान्यता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की है, किसने की है भैया? पॉलिटिक्स की रचना प्लेटो ने, अरस्तू ने, मॉन्टेस्क्यू ने या लॉक ने? चारों में से किसी एक को चुनिएगा पॉलिटिक्स के लिए। भैया अरस्तू की रचनाओं की यदि हम बात करते हैं, चलें इसमें आप सभी का उत्तर अरस्तू के लिए आ रहा है, तो पॉलिटिक्स इनकी जो है एक फेमस कृति है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही एक और पुस्तक है इनकी, एथेंस का संविधान। एथेंस का संविधान आपसे जो है पूछा जा सकता है कि एथेंस का संविधान किसने लिखा? तो अरस्तू ने लिखा। पॉलिटिक्स किसने लिखा? अरस्तू ने लिखा। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? कौन जो है वो राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले करता है? अरस्तू दिया है, मार्क्स दिया है, लॉक दिया है और आपको ग्रीन दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें भैया। किस आधार पे वर्गीकरण राज्यों का किया गया था? राज्यों का वर्गीकरण आप सभी लोग उत्तर कर रहे हैं किसकी? अरस्तु महोदय की। तो यह किस आधार पे किया था इन्होंने? आधार बता दीजिए आप सभी लोग। कितने आधार बताए थे राज्यों के वर्गीकरण का? चलिए, आप लोगों का उत्तर आ रहा है संख्या के आधार पर, नैतिकता के आधार पे। अब इतने में बस मैंने आपको जो है यहाँ पे 5 लाइन खींच दी तो आप लोग सोचने लगे कि सर 5 आधार बताएँगे क्या? नहीं भैया, 2 ही आधार। क्या-क्या है? एक है जनसंख्या और दूसरा क्या है? नैतिकता। इस 2 आधार पे जो है वो राज्यों का वर्गीकरण अरस्तू के द्वारा किया गया था। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। बस आपके साथ थोड़ा खेल रहा था। चलिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। आप सभी को पता है कि स्विट्ज़रलैंड जो है एकमात्र आपको प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश देखने को मिलेगा। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। इस प्रश्न पे रुकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगला दिया है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? कुलीन तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही और राजतंत्र आपको दिया हुआ है। चारों में से एक को चुनिएगा। जर्मनी में हिटलर से पूछा जा रहा है।
किस वाद के रूप में जाना जाता है इसकी तानाशाही व्यवस्था को? सभी लोग बात कर रहे हैं बी विकल्प की, तानाशाही की। तो हिटलर की जो व्यवस्था है, उसे किस नाम से जाना जाता है? नाम कमेंट करके बताइए। सब लोग तानाशाही की बात कर रहे हैं। चलिए उत्तर सही है, नाम बताइए किस नाम से जाना जाता है हिटलर की तानाशाही व्यवस्था को? जितना आप लोग सोचते हैं, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। नाज़ीवाद कहा जाता है, उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, आगे बढ़िए। अगला दिया है, राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का या वैज्ञानिक समाजवाद का? राज्य साधन है, साध्य नहीं है। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए भैया। चलिए, तो उदारवादियों की यदि हम बात करेंगे भैया, तो उदारवादी जो है वो क्या मानते हैं? यह व्यक्ति के कल्याण का साधन है। व्यक्तिवादी क्या मानते हैं? राज्य को साध्य मान लेते हैं। ठीक है। फांसीवादी जो है वो सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करते हैं। यानी सब कुछ राज्य में निहित है, राज्य के जो है वो बाहर कुछ भी नहीं है। और जो आपके वैज्ञानिक समाजवादी हैं, ये राज्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्य जो है साधन है, साध्य नहीं। यह आपके उदारवाद से संबंधित स्टेटमेंट है, उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। कौन कहता है भैया? आपको कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर और रूसो दिया हुआ है। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग के द्वारा होती है। कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर और रूसो में से एक को चुनिए। चलें भैया। चलें, तो सब लोग स्पेंसर महोदय की बात कर रहे हैं, बी विकल्प के साथ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? कौन सी विचारधारा जो है वो मानव विवेक में आस्था रखती है या मानव को जो है विवेकशील प्राणी मानती है? आपको समाजवाद दिया हुआ है, उदारवाद दिया है, वैज्ञानिक समाजवाद और फांसीवाद, किसी एक को चुनना है आपको। चलें, तेजी से उत्तर करिए। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचार में है? समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद या फांसीवाद? चलिए, तो मानव को जो है एक विवेकशील प्राणी कौन मानते हैं? उदारवादी मानते हैं। जो लोग इसमें उदारवाद की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव जो है चेतनशील, विवेकशील प्राणी है, उदारवादियों का विचार है। चलें, पॉलिटिकल आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपको बताना है। चलिए, सीडी बर्न्स दिया है, लास्की दिया हुआ है, जेएस मिल दिया है और बेंथम, चारों में से एक को चुनना है। पॉलिटिकल आइडियल्स, पॉलिटिकस लिखा हुआ है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलें भैया, तो जो लोग इसमें सीडी बर्न्स की बात कर रहे होंगे पॉलिटिकल आइडियल्स के लिए, उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड,
और इटली में से किसी एक को चुनिए। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ है? अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड में या इटली में? चलें। तो भैया यदि फांसीवाद की बात करेंगे तो इसका जन्म जो है कहाँ पे होता है? इटली में। इसके जो है प्रणेता कौन माने जाते हैं? यदि इनकी बात करेंगे तो भैया आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इसके संस्थापक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? मुसोलिनी को। मुसोलिनी को जो है हम लोग इटली में फांसीवादी विचारक के रूप में देखते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं कि इस जो है फांसीवाद शब्द किससे बना है, तो आप सभी को पता है कि यह जो है वो फांसी उस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है क्या? लकड़ी का गट्ठर। लकड़ी, माफ करिएगा, लकड़ी का गट्ठर। ठीक है, आप लोग इसमें किसके साथ जाएंगे? डी विकल्प के साथ। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया है, अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया व्यक्तिवादियों ने, उदारवादियों ने, फांसीवादियों ने या गांधीवादियों ने? अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध किसने किया था भैया? जी। तो भैया अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करेंगे तो जो भी सर्वाधिकारवादी अवधारणा होगी जिसमें राज्य को ही सर्वोपरि माना गया, राज्य ही सर्वोपरि है, तो राज्य को जब सर्वोपरि मान लिया जाएगा तो अंतरराष्ट्रीयवाद की अवधारणा का विरोध स्वतः हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अन्य राज्य को भी आपको क्या करना पड़ेगा? समान महत्व देना पड़ेगा। तो जो फांसीवादी अवधारणाएं हैं वो राज्य को सर्वोपरि मानती हैं। फांसीवादी अवधारणाओं में जो है और राज्य के ही अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, ऐसा इनका मानना है। इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध करते हैं। उत्तर आपका इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? वैज्ञानिक समाजवाद का, उदारवाद का, फांसीवाद का या व्यक्तिवाद का? चले भैया, द्वंदात्मक भौतिकवाद। चले भैया, तो द्वंदात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा है वो वैज्ञानिक समाजवाद। आप सभी को पता है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा जो है किससे उधार लिया था आपके कार्ल मार्क्स ने? तेजी से उत्तर करिए। द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा को किससे स्वीकार किया था? चलें भैया, द्वंदात्मक भौतिकवाद की यदि बात करेंगे, चलें बहुत ही बढ़िया, तो आप लोग बात करेंगे किसकी भैया? हेगल की। इसमें बेसिकली जो है दो अवधारणाएं आपको देखने को मिलेंगी, हेगल और आपको फेयरबाख। दो विचारकों की द्वंद की अवधारणा हेगल की है और भौतिकवादी अवधारणा जो है वो फायरबाख। दोनों लोगों ने जो है मिलके इस अवधारणा को तैयार किया था। इस अवधारणा का प्रयोग जो है द्वंदात्मक भौतिकवाद का वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में हेगल ने किया। हेगल से यह ट्रांसफर कहाँ पे हुआ? यह हेगल से ट्रांसफर हुआ आपके मार्क्स में। मार्क्स ने इस अवधारणा को अपनाया। मार्क्स जो है अपने मार्क्सवादी अवधारणा में जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद की भी बात करेंगे तो इसमें आपके द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। कौन कौन सी चीजों को मार्क्सवाद ने जो है वो शामिल किया था? तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एक तो भैया आपको द्वंदात्मक भौतिकवाद, ठीक है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या,
इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तीसरा क्या है? वर्ग संघर्ष। और चौथा क्या है भैया? अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा। ये चार अवधारणाएं आपको जो है वो मार्क्सवाद की जो है अवधारणाएं हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक था। राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा किसने लिखी है? कौटिल्य ने, कार्ल मार्क्स ने, रूसो ने या स्पेंसर ने? चारों में से एक को चुनिए। चलें भैया। तो क्रिटिक आप जो है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आर्थिक जो है राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा या क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो आपका कार्ल मार्क्स की पुस्तक है भैया। हिंदी इंग्लिश वाला आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ध्यान रखना है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। कौन कहता है भैया? कौन सा ऐसा विचारक है जो मानता है कि राजनीतिक चिंतन यूनानियों से प्रारंभ होता है? आपको बार्कर दिया है, रूसो दिया है, मार्क्स दिया है और लॉक दिया है। किसी एक को चुनना है। चलें, तो इसमें जो है एक तो इसको एलिमिनेट करके ही आप लोग कर सकते हैं। इसमें बार्कर का स्टेटमेंट है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, बार्कर महोदय कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, बार्कर एक ऐसे विचारक हैं जो आपके सिलेबस में इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये हर जगह आपको दिखाई देंगे। सबके विचारों पे कटाक्ष करते हुए आपको ये मिलेंगे। तो बार्कर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हो जाते हैं। हर साल टीजीटी पीजीटी से कम 2 से 3 प्रश्न बार्कर महोदय लपेटे में ले आते हैं। तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, सिलेबस में है नहीं। क्रिटिकल थिंकर हैं और ये जो है हर बार 2-3 सवाल फंसाते हैं। आगे बढ़िए। अगला दिया है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है भैया? आदर्श राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? आपको दिया है दार्शनिक शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नारी के लिए समान अधिकार, पुरुष प्रधान परिवार। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, विशेषता नहीं है भैया तो दार्शनिक शासन की बात करते हैं। अभिभावक वर्ग के लिए जो है वो संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की बात करते हैं। नारी के लिए जो है समान अधिकार की वकालत करते हैं। पुरुष प्रधान समाज की बात ये जो है प्लेटो महोदय कहीं भी नहीं करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आदर्श राज्य की जो अवधारणा है प्लेटो महोदय ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दी है और इसमें कहीं भी पुरुष प्रधान परिवार का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है, राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किसने दिया था भैया? प्लेटो ने, मार्क्स ने, हेगल ने, अरस्तू ने? तो राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके जो है एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया था किसने? अरस्तू महोदय ने। उत्तर आपका जो हो जाएगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलें, आप लोग डी विकल्प के लिए ही जाइए। अगला प्रश्न दिया, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है भैया? रूसो, लॉक, हॉब्स और इनमें से कोई नहीं। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक। चलें भैया, तो 1749 में जो है रूसो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाइएगा। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा भैया। आप लोग ए विकल्प के साथ ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलें तो आज के लिए जो है दोस्तों 2 मिनट और आप लोग रुकेंगे। आज के लिए हम लोगों ने 2011 के पूरे पेपर को कंप्लीट कर लिया है। साथ में आप लोगों को सूचना दे दूं कि आप लोगों के लिए जो है इंडियन ज्योग्राफी की एक नई क्लास जो है वो शुरू की जा रही है। इस क्लास में आपको जानकारी दे देता हूं क्या-क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो आपकी ये क्लास होगी इसमें आपको आपका पूरा सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, हम लोग जो है इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक इसको पढ़ेंगे। आप यदि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट किसी भी परीक्षा की, हर परीक्षा में आपको इंडियन ज्योग्राफी से सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है वो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लास इसमें मिलेगी। आपको क्लास नोट्स जो है आपका तैयार कराया जाएगा। क्लास नोट्स को लेके आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है डेली एमसीक्यू कराया जाएगा, वो आपको उसके लिए आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि डेली एमसीक्यू का सेशन होगा। इसमें आपको जो है आपके टेस्ट पेपर भी कराए जाएँगे, कंप्लीट टेस्ट पेपर आपके लिए कराया जाएगा। इसमें आपके इंडियन जो है मैपिंग की क्लास कराई जाएगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें 2D, 3D मैप के माध्यम से क्लियर की जाएँगी। हर लोकेशन की विशेषता क्या है, किस लिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यदि हम लोग बात करते हैं, तो इस क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो 1.5 से 2 घंटे की डेली की होगी और लगभग 3 महीने का पूरा जो है हम लोगों का समय लगेगा, जिसमें हम लोग पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आपको कहीं भी इधर-उधर जाके ना पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी नोट्स को जुटाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरा दावा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि 3 जो है आपको ट्रायल क्लास देखने को मिलेगी। 3 ट्रायल क्लास, इसके लिए जो शुल्क रखा जाएगा वो आपके ₹500 इस क्लास के लिए है। ₹500, मात्र ₹500 में आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी मिलेगी। 3 जो है आपको ट्रायल क्लास मिलेगी। और यदि आपको जो है क्लास समझ में नहीं आती है, मान लीजिए कि आपने 3 ट्रायल के बाद भी आपको लगता है कि हो सकता है कि 3 ट्रायल में हमको मूर्ख बना दिया गया। अब उसके बाद आपको क्लास नहीं समझ में आ रही है, तो बीच में भैया कभी भी आप कह दें कि मुझे क्लास नहीं समझ में आ रही है, चाहे आप 10 क्लास किए हों या 15 क्लास किए हों या 20 क्लास किए हों, आपका जो है पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो क्लास आपको मिलेगी वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी, यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। तो आप लोग इसको यदि आप लोग इस क्लास के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग मुझे जो है मेरे नंबर 7007701847 इस नंबर पे मुझे आप लोग जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम और इंडियन ज्योग्राफी लिख दीजिए और बस इतना लिख के आप भेज दीजिए। या आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं, इस क्लास में आपको एनरोल कर दिया जाएगा। इस क्लास की डेट अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, अगले 1-2 दिन में जब इस क्लास को शुरू करना होगा उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप लोगों को डेट भी अनाउंस कर दूंगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। टाइम आप लोगों के लिए अभी जो मेरे पास टाइम स्लॉट अवेलेबल है, वो सुबह 10 बजे का एक अवेलेबल है, 12 बजे का अवेलेबल है। यदि 12 बजे आप लोग चाहेंगे तो मुझे एक क्लास को थोड़ा-सा शिफ्ट करना पड़ेगा। वो है हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास, तो उसको थोड़ा आगे-पीछे कर सकते हैं। उस स्लॉट में हम लोग कर सकते हैं, 10 बजे से कर सकते हैं, 12 बजे से कर सकते हैं। आप लोग जैसा उचित समझेंगे, आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद, इसीलिए मैंने अभी इस क्लास में इसका टाइमिंग वगैरह पहले से डिसाइड नहीं कर रखा है। तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए 7007701847 पे और अपने अनुसार आप जो है टाइम बताने का प्रयास करिए। कल मैं आप लोगों के लिए एक पोल भी जनरेट कर दूँगा, जिससे सबको ये कन्फर्म रहे कि भैया सबका विचार ले लूँ कि क्या टाइमिंग आप लोगों के लिए, जो मेरे पास टाइम अवेलेबल है, उस टाइम को मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप लोग उसमें से जो है वो पोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक तो आप लोगों से सबसे निवेदन है मेरा कि आप लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो इस व्हाट्सएप पे जाइए और आपको जो है एक पेज मिलेगा लाइव स्टडी इलाहाबाद का, उस पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो पेज को जब आप फॉलो करेंगे तो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको शेयर कर सकता हूँ, कोई भी वहाँ पे पोल जनरेट कर सकता हूँ, कुछ भी आपको वहाँ पे कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई जो है वो स्टडी मटेरियल मैं आपको वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। अब ऐसे आप लोग चाहेंगे कि सब एक-एक लोग जब मैसेज करने लगते हैं, यदि मुझे कोई चीज़ शेयर भी करनी होती है,
तो एक-एक लोगों को मुझे करना पड़ता है। मुझे ऐसा ना करना पड़े इसलिए आप लोग जो है चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद आप लोग व्हाट्सएप पे लिख के सर्च भी करेंगे, चैनल वाले में ग्रुप में आप जो है चैनल वाले सेक्शन में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद लिख के सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से फ़ॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल के लिए आप लोग जो है अनुमति दीजिए और कल जो है फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।